नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सृष्टि द क्रिएशन। कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, आनंदित हैं, अपनी पढ़ाई कर भी रहे हैं। दोस्तों, आज सृष्टि द क्रिएशन चैनल पे डेली करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट हो रही है। इसके अलावा आप लोगों को स्टैटिक्स, जीके, जीएस की भी क्लास मिलेगी। इस क्लास के तहत हम लोग करंट अफेयर्स की क्लास को कवर करेंगे ही। इसके अलावा हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस यानी कि जितनी भी जीएस के सेक्टर होते हैं सारे सेक्टरों को कवर किया जाएगा, लेकिन वन लाइनर के फॉर्म में। वन लाइनर के फॉर्म में पढ़ाने का मतलब मेरा यह है कि हम लोग जल्दी जल्दी सारे विषयों को रिवीजन कर लिया जाएगा, लेकिन क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में। तो यह क्लास जो बोर्ड पे लगा हुआ है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बीपीएससी 4.0, इसके अलावा समीक्षा अधिकारी, यूपीपीसीएस, लोअर पीसीएस, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, जितनी भी परीक्षाएं होती हैं जिसमें जीएस का पोर्शन पूछा जाता है, उन सारे परीक्षाओं को हम लोग इन क्वेश्चनों के माध्यम से कवर करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक, तो चलिए आइए देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आज के हैं जो आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जो पहला क्वेश्चन है बाबू, वो करंट अफेयर्स का है, जिससे पूछा गया है कि वह कौन सा राज्य है जिसने खनन पट्टों पर प्रभावी निगरानी के लिए एक विशेष निरीक्षण ऐप को विकसित किया है। हर क्वेश्चन को हम 2 बार पढ़ेंगे, आप लोग याद करने का प्रयास करिएगा। ठीक, फिर से सुनिए इस क्वेश्चन को। वह कौन सा राज्य है जिसने खनन पट्टों पर प्रभावी निगरानी के लिए एक विशेष निरीक्षण ऐप को विकसित किया है? तो कौन सा राज्य है? वो राज्य है उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, बिहार द्वारा अप्रैल 2025 में कौन से खेल की मेजबानी की जाएगी? फिर से क्वेश्चन को सुनिए, हर क्वेश्चन को 2 बार पढ़ रहे हैं। 2 बार पढ़ने का मेरा एक ही मकसद है कि ये क्वेश्चन आपके दिमाग में फिट हो जाए, कि परीक्षा में किसी प्रकार की दिक्कत आपके सामने न आए। ठीक, तो क्वेश्चन एक बार और सुनिए कि बिहार द्वारा अप्रैल 2025 में कौन से खेल की मेजबानी की जाएगी? तो कौन से खेल की मेजबानी की जाएगी बाबू? खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम। तीसरे नंबर का क्वेश्चन, वह कौन सी संस्था है जिसने भारतीय सेना के लिए एक विशेष प्रकार का कामकाजी ड्रोन तैयार किया है? वह कौन सी संस्था है जिसने भारतीय सेना के लिए एक विशेष प्रकार का कामकाजी ड्रोन तैयार किया है? तो संस्था है आईआईटी कानपुर। चौथे नंबर का क्वेश्चन, 25 नवंबर 2024 को भारत सरकार ने कृषि से संबंधित कौन से पहल की घोषणा की और उसमें कितनी राशि आवंटित की? ठीक, फिर से क्वेश्चन को सुनिए। 25 नवंबर 2024 को भारत सरकार ने कृषि से संबंधित कौन से पहल की घोषणा की और उसमें कितनी राशि आवंटित की? तो कौन सी पहल की घोषणा की है? राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन। और जो राशि आवंटित की है वो राशि है 2481 करोड़ रुपए, यानी कि 2481 करोड़ रुपए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? वह कौन सी संस्था है जिसने 8 नवंबर 2024 को किडनी के गंभीर रोगों को ठीक करने के लिए सस्ते पेपर का माइक्रोचिप डिवाइस बनाया है? क्वेश्चन नंबर फिर से सुनिए, क्वेश्चन को फिर से सुनिए कि वह कौन सी संस्था है जिसने 8 नवंबर 2024 को किडनी के गंभीर रोगों को ठीक करने के लिए सस्ते पेपर का माइक्रोचिप डिवाइस बनाया है? तो संस्था है आईआईटी बीएचयू। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से सुनिए।
25 नवंबर 2024 को केंद्रीय ग्रामीण विकास तथा कृषि विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस पहल की शुरुआत की? फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। 25 नवंबर 2024 को केंद्रीय ग्रामीण विकास तथा कृषि विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस पहल की शुरुआत की? नई चेतना पहल बदलाव की, नई चेतना पहल बदलाव की राष्ट्रीय अभियान। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जिसके नगर निगम ने सफाई के लिए 10 रोबोट को शामिल किया है? फिर से क्वेश्चन को सुनिए। उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जिसके नगर निगम ने सफाई के लिए 10 रोबोट को शामिल किया है? तो कौन सा जिला है? उत्तर प्रदेश का लखनऊ जिला। ठीक। अगला क्वेश्चन, पिछले दिनों असम के काजीरंगा में किस सम्मेलन का आयोजन पर्यटन मंत्रालय द्वारा किया गया? पिछले दिनों असम के काजीरंगा में किस सम्मेलन का आयोजन पर्यटन मंत्रालय द्वारा किया गया? 12वें अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट, 12वें अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट। ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर प्रदेश की कौन सी सिटी है जिसे 26 अक्टूबर 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2041 तक आवासीय, औद्योगिक और लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए मंजूरी प्रदान की गई है? वह कौन सी सिटी है? न्यू नोएडा सिटी। एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की वह कौन सी सिटी है जिसे 26 अक्टूबर 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2041 तक आवासीय, औद्योगिक और लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए मंजूरी प्रदान की गई है? वह सिटी है न्यू नोएडा सिटी। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश की वह कौन सी संस्था है जिसने पोर्टेबल हैंडहेल्ड एक्सरे डिवाइस तैयार कर लिया है? उत्तर प्रदेश की वह कौन सी संस्था है जिसने पोर्टेबल हैंडहेल्ड एक्सरे डिवाइस तैयार कर लिया है? आईआईटी कानपुर, आईआईटी कानपुर। 11वें नंबर की तरफ लोग बढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का मुख्य विषय क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का मुख्य विषय क्या है? अवर लैंड, अवर फ्यूचर, वी आर, जनरेशन, रीस्टोरेशन। ठीक। फिर से सुन लीजिए। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का मुख्य विषय क्या है? अवर लैंड, अवर फ्यूचर, वी आर, जनरेशन एंड रीस्टोरेशन। ठीक। 12वें नंबर का क्वेश्चन, 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्य योजना का क्या नाम है? फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्य योजना का क्या नाम है? क्या नाम है? एजेंडा है। ठीक ना, एजेंडा। ठीक। 13वें नंबर का क्वेश्चन, अर्थ आवर सूट दिवस किससे संबंधित है? अर्थ आवर सूट दिवस किससे संबंधित है? पर्यावरण क्षरण से, पर्यावरण क्षरण से। उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क कहां पर स्थापित किया गया है? उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क कहां पर स्थापित किया गया है? कहां पे स्थापित किया है बाबू? लखनऊ में। ठीक। 15वें नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण संस्था, राष्ट्रीय पोषण संस्था कहां पे स्थित है? थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है तो घबराइएगा नहीं। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहां पर स्थित है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन कहां पे स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16,
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी संस्था कहां पे स्थित है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी संस्थान कहां पे स्थित है? पुणे में स्थित है। ठीक, 17वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहां पे स्थित है? भारतीय वन्य जीव संस्थान कहां पे स्थित है? देहरादून में स्थित है। कहां पे स्थित है? देहरादून में स्थित है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा कहां पे स्थित है? जयपुर में स्थित है। कहां पे स्थित है बाबू? जयपुर में स्थित है। राष्ट्रीय अधिकरण का मुख्यालय कहां पे स्थित है? राष्ट्रीय अधिकरण का मुख्यालय कहां पे स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। वह कौन सा जिला है जिसमें डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क की स्थापना की जा रही है? वह कौन सा जिला है जिसमें डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क की स्थापना की जा रही है? थार जिला कहां पे है? मध्य प्रदेश में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आधुनिक भारत से क्वेश्चन जितने भी बनने वाले हैं, आधुनिक भारत में यूरोपियों का आगमन जो पहला चैप्टर है, वहीं से जितने भी वन लाइनर के क्वेश्चन बनेंगे उन सारे क्वेश्चनों को हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो आधुनिक भारत को चलिए पढ़ते हैं। आधुनिक भारत में क्या पढ़ेंगे? यूरोपियों का आगमन। ठीक, पहले नंबर का क्वेश्चन जो बन रहा है उसको ध्यान से सुनिएगा। यूरोप से भारत आने के लिए सर्वप्रथम समुद्री मार्ग की खोज किसने किया? यूरोप से भारत आने के लिए सर्वप्रथम समुद्री मार्ग की खोज किसने किया? किसने किया? वास्को डी गामा ने किया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, वास्को डी गामा सर्वप्रथम किस बंदरगाह पे पहुंचा और वहां वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया? क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। वास्को डी गामा सर्वप्रथम किस बंदरगाह पे पहुंचा और वहां वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया? तो किस बंदरगाह पे पहुंचता है वास्को डी गामा? कालीकट बंदरगाह पे पहुंचता है, जहां उसका स्वागत वहां के स्थानीय शासक जेमोरिन ने किया। ठीक है, क्या नाम है इनका? जेमोरिन। वहां का क्या है? एक वहां के स्थानीय शासक हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। भारत में पुर्तगीज यानी कि पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? या वास्तविक नींव किसने डाला? पुर्तगाली शक्ति की वास्तविक नींव किसने डाला? तो क्या नाम है? अल्फांसो डी अलबुर्क। अल्फांसो डी अलबुर्क। ठीक है, भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो 1505 से 1509 ईस्वी तक रहा। फिर से क्वेश्चन को सुनिए। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था, जो 1505 से 1509 ईस्वी तक रहा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। किस पुर्तगाली गवर्नर ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीना था? किस पुर्तगाली गवर्नर ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीना था? अल्बुकर्क ने। कब छीना था? 1510 ईस्वी में। ठीक, किसने छीना था बाबू? अल्बुकर्क ने छीना था। कब छीना था? 1510 ईस्वी में। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने किया? पुर्तगालियों ने किया। किस सन में किया? 1556 ईस्वी में किया। और कहां पे किया? गोवा में किया। फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने किया? प्रेस थोड़ा मिस हो गया है। प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने किया? पुर्तगालियों ने किया।
किस सन में किया, आपसे कोई पूछेगा किस सन में किया, तो 1556 ईस्वी में किया। और कहां पे किया, गोवा में किया। ठीक, 8वें नंबर का क्वेश्चन है, हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति किसने लागू की थी? हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति किसने लागू की थी? क्या नाम है इनका? फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने लागू की थी। फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने लागू की थी। भारत में तंबाकू की कृषि की नींव डालने का श्रेय किसको दिया जाता है? भारत में तंबाकू की कृषि की नींव डालने का श्रेय किसको दिया जाता है? पुर्तगालियों को दिया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया था? किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया था? नीनो डी कन्हा को, नीनो डी कन्हा के कार्यकाल में, नीनो डी कन्हा के कार्यकाल में, या किस वायसराय के काल में? तो किस वायसराय के काल में बाबू? नीनो डी कन्हा के कार्यकाल में। ठीक, अगला क्वेश्चन है राज व्यवस्था का, चलिए इसको देखते हैं। पहला नंबर का क्वेश्चन है, आंग्ल भारतीय विधि संहिताओं के निर्माण एवं विकास की स्थापना किस ईस्वी में प्रारंभ हुई? ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है? आंग्ल भारतीय विधि संहिताओं के निर्माण एवं विकास की स्थापना किस ईस्वी में प्रारंभ हुई? किस ईस्वी में प्रारंभ हुई बाबू? 1600 ईस्वी में प्रारंभ हुई। ठीक, दूसरे नंबर का क्वेश्चन पॉलिटी का है, किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी में गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया गया? किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी में गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया गया? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। ठीक, सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी में गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी में गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? किसे बनाया गया? वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। ठीक, चौथे नंबर का क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के 4 सदस्यीय परिषद में कौन कौन से पार्षद शामिल थे? गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के 4 सदस्यीय परिषद में कौन कौन से पार्षद शामिल थे? उनका नाम क्या है बाबू? फिलिप फ्रांसिस क्लेवरिंग मानसन बर्बर। फिलिप फ्रांसिस क्लेवरिंग मानसन बर्बर। ठीक, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद किसके प्रति उत्तरदायी थी? गवर्नर जनरल और उसकी परिषद किसके प्रति उत्तरदायी थी? किसके प्रति उत्तरदायी थी बाबू? इंग्लैंड स्थित निदेशक बोर्ड के प्रति, इंग्लैंड स्थित निदेशक बोर्ड के प्रति। ठीक, छठवें नंबर का क्वेश्चन पॉलिटी का है, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रबंध शक्ति किसमें निहित थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रबंध शक्ति किसमें निहित थी? किसमें निहित थी? गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद में निहित थी। गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद में निहित थी। ठीक, 7वें नंबर का क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहां की गई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहां की गई बाबू? कोलकाता में की गई। कब की गई? 1774 ईस्वी में। 1774 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, बस 2 मिनट टाइम दीजिए। हाँ चलिए,
रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश थे, उसमें मुख्य न्यायाधीश कौन था? ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश थे, उसमें मुख्य न्यायाधीश कौन था? कितने न्यायाधीश थे? 4 न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश कौन था? एलिजा एम्पे थे। तथा 3 न्यायाधीश कौन कौन से थे? इनमें पहला नाम आता है चेम्बर्स, दूसरा नाम है लिमेस्टर और तीसरा नाम है हाइट। ठीक ना? फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश थे, उसमें मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो कितने न्यायाधीश थे बाबू? कोई आपसे पूछे कितने न्यायाधीश थे, क्या बताएंगे? 4 न्यायाधीश थे। इसमें मुख्य न्यायाधीश कौन था? एलिजा एम्पे थे। तथा अन्य तीनों न्यायाधीशों का नाम बताइए। उसमें पहला नाम बताइएगा चेम्बर्स थे, दूसरा नाम क्या है? लिमेस्टर है, और तीसरे का नाम क्या है? हाइट। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण का प्रथम प्रयास किस अधिनियम द्वारा किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण का प्रथम प्रयास किस अधिनियम द्वारा किया गया? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस एक्ट के माध्यम से कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया? उपहार लेने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक। अगले सेक्शन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, सामान्य विज्ञान। ठीक ना? सामान्य विज्ञान में कोशिका के चैप्टर को हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन जो बनेगा वो क्या बन रहा है? नाभिक के अलावा कोशिका के जिस कोशिकांग में डीएनए होता है उसको क्या कहते हैं? फिर से क्वेश्चन सुनिएगा। नाभिक के अलावा कोशिका के जिस कोशिकांग में डीएनए होता है उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बाबू माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है? उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक। दूसरे नंबर का क्वेश्चन, जैव कोशिका में किस कोशिकांग को ऊर्जा का घर कहा जाता है? जैव कोशिका में किस कोशिकांग को ऊर्जा का घर कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, पादप कोशिका जंतु कोशिका से मुख्य रूप से किस कारण भिन्न होती है? पादप कोशिका जंतु कोशिका से मुख्य रूप से किस कारण भिन्न होती है? कोशिका भित्ति के कारण। ठीक। चौथे नंबर का क्वेश्चन, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं पाई जाती हैं? मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं पाई जाती हैं? किसे पाई जाती हैं बाबू? प्लीहा में पाई जाती हैं। जीवधारियों में कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? नॉर्मल सा क्वेश्चन है। जीवधारियों में कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक ना? प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कोशिका के शक्ति का स्रोत क्या है? कोशिका के शक्ति का स्रोत क्या है? क्या स्रोत है? माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है? प्रोटीन संश्लेषण में किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है? प्रोटीन संश्लेषण में किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है? अंतर्द्रवी जलिका एवं राइबोसोम की भूमिका सबसे अधिक होती है। फिर से सुन लीजिए, अंतर्द्रवी जलिका एवं राइबोसोम की भूमिका सबसे अधिक होती है। किसको कोशिका की पाचन थैली कहा जाता है? किसको कोशिका की पाचन थैली कहा जाता है?
लाइसोसोम को केंद्रक के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है? केंद्रक के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है? हरित लवक एवं माइटोकांड्रिया में, ठीक ना, हरित लवक एवं माइटोकांड्रिया में। मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता है? मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के पश्चात कोशिका का विभाजन नहीं होता है? तंत्रिका ऊतक में, ठीक। अगले सेक्शन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कौन सा सेक्शन है ये? 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024, ठीक, फिल्म फेयर पुरस्कार 2024। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है बाबू? 12वीं फेल फिल्म को, 12वीं फेल फिल्म को। सर्वश्रेष्ठ निदेशक का अवार्ड किसे मिला है? सर्वश्रेष्ठ निदेशक का अवार्ड किसे मिला है? विधु विनोद चोपड़ा को 12वीं फेल फिल्म के लिए, ठीक। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? रणवीर कपूर को मिला है एनिमल फिल्म के लिए, एनिमल फिल्म के लिए। मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको मिला है? मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको मिला है? आलिया भट्ट को मिला है राखी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। कौन सी फिल्म है? राखी और रानी की प्रेम कहानी, ठीक। अगला क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आलोचक का पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आलोचक का पुरस्कार किस व्यक्ति को मिला है? किसको मिला है बाबू? विक्रांत मैसी को 12वीं फेल फिल्म के लिए, विक्रांत मैसी को 12वीं फेल फिल्म के लिए, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलोचक का पुरस्कार किस व्यक्ति को मिला है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलोचक का पुरस्कार किस व्यक्ति को मिला है? रानी मुखर्जी को, मिसे चटर्जी बनाम नॉर्वे के लिए और शेफाली शाह को 3 ऑफ अस के लिए, ठीक। फिर से क्वेश्चन को सुन लीजिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलोचक का पुरस्कार किस व्यक्ति को मिला है? रानी मुखर्जी को, मिसे चटर्जी बनाम नॉर्वे फिल्म के लिए और शेफाली शाह को 3 ऑफ अस के लिए, ठीक। सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? विक्की कौशल को मिला है डंकी फिल्म में अभिनय करने के लिए, ठीक ना, डंकी फिल्म में अभिनय करने के लिए, ठीक। अगला क्वेश्चन है, सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? शबाना आजमी को मिला है। किसको मिला है? शबाना आजमी को मिला है राखी और रानी की प्रेम कहानी फिल्म के लिए, राखी और रानी की प्रेम कहानी फिल्म के लिए, ठीक। अगला क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार किसको मिला है? सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार किसको मिला है? भूपेंद्र बब्बर को मिला है एनिमल फिल्म में गाना गाने के लिए, भूपेंद्र बब्बर को मिला है एनिमल फिल्म में गाना गाने के लिए। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का पुरस्कार किसको मिला है? सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का पुरस्कार किसको मिला है? शिल्पा राय को मिला है। पठान फिल्म में एक गाना है बेशरम रंग, उसको गाने के लिए, ठीक। तो आज लगभग हम लोग 60 से 65 क्वेश्चनों को कवर किया गया है। इसी प्रकार से डेली हम लोग रोज लगभग 60 से 65 क्वेश्चनों को कवर करेंगे, ठीक। तो चलिए कल मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।